Hello, learners. Welcome to our YouTube channel, Infinity Literature. Today we read Realism. So let's begin. Realism. Realism in literature is a movement that emerged in mid 19th century as a reaction against romanticism. तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि रियलिज्म मोमेंट था, मेनली नॉवेल में आया और इमर्ज हुआ रिएक्शन अगेंस्ट रोमांटिसिज्म, मीन्स आइडियलाइजेशन के अपोज में था ये। ठीक है, तो रिएक्शन अगेंस्ट रोमांटिसिज्म माइंड में रहेगा। emphasizing the accurate and objective portrayal of everyday life, ordinary people, and societal realities without idealization, exaggeration, or supernatural elements. सो इम्फेसाइज करता था एक्यूट और ऑब्जेक्टिव पोर्ट्रेयल ऑफ एवरीडे लाइफ को पोर्ट्रेल करता था दिन आए दिन को। और मेनली इसमें ना ऑर्डिनरी पीपल को लेते थे, मिडिल क्लास फैमिली वाले को। और क्या बताता था? सोसाइटल रियलिटीज़, सोसाइटी की जो रियलिटीज़ हैं, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स चल रहा है उससे डील होता था रियलिज्म। विथाउट आइडियलाइजेशन, कोई आदर्शवाद नहीं रहता था, न ही इसमें हाइपरबोल होता था, किसी भी चीज़ को एक्स्ट्रा करके नहीं बताया जाता था, जस्ट जैसा है वैसा बताना। और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, तो रियलिज्म है, रियलिटी बताएगा तो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का सवाल ही नहीं उठता। सुपर नेचुरल मतलब जो नेचुरल नहीं है, मीन्स जो चीज़ क्या है वास्तविक नहीं है वो सब क्या है सुपर नेचुरल, जैसे कि भूत प्रेत, गॉड, या फिर कोई जादू वगैरह टाइप का एलिमेंट, जादुई एलिमेंट। मतलब जो आपको दिख रहा है जैसा समाज में जो आप देख रहे हैं अभी लाइफ में आपके, वैसे ही सेम सेम जैसे आपके पर्सन टाइप की आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकें, मतलब रियलिटी बताएगा। रियलिज्म स्टैंड्स फॉर रियलिटी। ओके, रियलिज्म प्रियोरिटी प्रियोरिटीसाइज फैक्चुअल डिटेल्स मतलब फैक्ट क्या होता है, हमेशा सही होता है, तो जो चीज़ सही है उसी को बताएगा। फैक्चुअल डिटेल एंड प्लॉसिबिलिटी मतलब रीजनेबल। वेट, प्लॉसिबिलिटी मीन्स रीजनेबल मीन्स जिस पे आप विश्वास कर सको। अब कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा रहेगी तो आप उस पर विश्वास नहीं करोगे। जैसे कि एग्जांपल दूं मैं, तो जैसे साउथ इंडियन मूवीज़ वगैरह में रहता है, तो जब एक्स्ट्रा एक्शन वगैरह हो जाता है तो आपको लगता है कि एक पर्सन ऐसा कैसा कर सकता है। तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बस रीजनेबल, देखते ही उससे आप डील कर सको, हाँ ऐसा हो सकता है बोल के आपको लगे। तो जो रियलिज्म है प्रियोरिटाइज करता है फैक्चुअल डिटेल को, कि डिटेल्स दी जाएंगी, फैक्ट बताया जाएगा, और प्लॉसिबिलिटी रहेगी मतलब जिससे आप लोग विश्वास कर सकें, रीजनेबल रहेगा। एमिंग टू मिरर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ रियल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, एक रियल ह्यूमन जो एक्सपीरियंस करता है कॉम्प्लेक्सिटीज़ उसको बताने का प्रयास करता है। एंड सोसाइटल स्ट्रक्चर, और मेनली मैंने बताया कि मिडिल क्लास फैमिली से ऑर्डिनरी पीपल से डील करेगा, तो एक मिडिल क्लास फैमिली सोसाइटी में बंधा रहता है, तो सोसाइटल स्ट्रक्चर को बताने का प्रयास करेगा। रियलिज्म इज सेड टू रिप्रेजेंट लाइफ एज इट रियली इज। सबसे मेन कॉन्सेप्ट तो यही है, रियलिज्म इज सेड टू रिप्रेजेंट लाइफ एज इट रियली इज। रियलिज्म स्टैंड्स फॉर रियलिटी ऑफ द लाइफ, तो लाइफ की जो रियलिटी है उसको बताएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। द नॉवेलिस्ट होनरे द बेल्जेक वाज द चीफ प्रिकर्सर ऑफ रियलिज्म। ये चीज़ याद रखना है, ये ऑथर का नेम होनरे द बेल्जेक। हु वाज द चीफ प्रिकर्सर ऑफ रियलिज्म? तो होनरे द बेल्जेक ऑफ फ्रांस, ये फ्रांस के थे। होनरे द बेल्जेक वाज द चीफ प्रिकर्सर ऑफ रियलिज्म। ये नाम से देखो, रियलिज्म की जो थ्योरी है बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो इसमें ऑथर और उनके वर्क ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रियलिज्म में। रियलिज्म का मेन कॉन्सेप्ट तो एकदम सिंपल है, एवरीडे लाइफ से डील होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, फैक्चुअल डिटेल्स होंगी, प्लॉसिबिलिटी होगा। तो ये सब थ्योरी को समझने के लिए एकदम आसान है, सिंपलिज्म जैसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन
अगर कोई थ्योरी सिंपल रहती है तो उसके जो राइटर्स हैं और राइटर्स के जो मेन वर्क्स हैं जो उस थ्योरी से डील करते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो फर्स्ट राइटर हेनरी द बेल्जेक हु वाज द चीफ प्रिकर्सर ऑफ रियलिज्म, given his attempt to create a detailed encyclopedic portrait of the whole range of फ्रेंच सोसाइटी को बताने के लिए एक वर्क लिखा इन्होंने। उस वर्क का नाम क्या है? ला कॉमेडी ह्यूमैन। ठीक है, फ्रेंच वर्क है तो ऐसा टाइटल है, टाइटल का नाम याद रखना, ला कॉमेडी ह्यूमैन बाय हेनरी द बेल्जेक। अब इम्पॉर्टेंट ऑथर्स के नाम आने वाले हैं, माइंड में रखना रियलिज्म से रिलेटेड ऑथर्स के नाम। चार्ल्स डिकेंस, डेफिनेटली आपने पढ़ा ही होगा, और इनके जितने भी नॉवेल्स हैं उनका वर्क विद द पब्लिकेशन ईयर आपको पता रहना चाहिए, और मेन जो इनके वर्क्स हैं वो आपको पढ़ने ही हैं, समरी उसकी। चार्ल्स डिकेंस, एंथनी ट्रोलॉप के जो मेन नॉवेल हैं वो आपको पढ़ने हैं। जॉर्ज एलियट पूरा पढ़ना है, इनके पूरे नॉवेल्स के पब्लिकेशन ईयर विद पब्लिकेशन ईयर और मेन वर्क की समरी। इंग्लैंड, ये इंग्लैंड से थे। इवेन टर्जिनियो, लियो टॉल्स्टॉय, फ्योदोर दोस्तोयेवस्की, ये वर्ल्ड लिटरेचर का पार्ट है। ये लोग कहाँ से हैं? रशिया से हैं। तो इनके फ्योदोर दोस्तोयेवस्की, लियो टॉल्स्टॉय और इवेन टर्जिनियो, इनके मेन वर्क्स पढ़ने हैं। विलियम डी हॉवेल्स इन यूनाइटेड स्टेट्स से किनको पढ़ना है? विलियम डी हॉवेल्स एंड गॉडफ्राइड केलर एंड द अर्ली थॉमस मान का वर्क पढ़ना है। थॉमस मान का एक वो है वर्क है द ट्रांसपोज्ड, ये रियलिज्म से रिलेटेड नहीं है लेकिन एग्जाम पॉइंट आपको बता रहा हूँ। थॉमस मान का वर्क है एक द ट्रांसपोज्ड हेड ऐसे करके, उससे इंस्पायर है हैवदन वर्क, अगर आप लोग को याद हो तो। हैवदन ग्रीस कर्नाड का वर्क है, ये इंस्पायर्ड है थॉमस मान के वर्क से। थॉमस मान इन जर्मनी इनकॉर्पोरेटेड रियलिस्ट एलिमेंट इन देयर नॉवेल्स। तो मेन में राइटर्स चार्ल्स डिकन्स, एंथनी ट्रोलॉप, जॉर्ज एलियट, इवान टर्जिनियो, लियो टॉल्स्टॉय, फ्योदोर दोस्तोयेवस्की, विलियम डीन हॉवेल्स, गॉडफ्राइड केलर एंड थॉमस मान। आगे बढ़ते हैं। अब मेन क्या करेक्टरिस्टिक्स रहेंगी रियलिस्ट वर्क में, तो क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव नरेशन रहेगा। ऑथर्स एडॉप्टेड अ डिटेच्ड इम्पार्शियल वॉइस presenting events and characters without overt authorial bias. Detached impartial voice, without overt authorial bias are emotional embellishment allowing readers to draw their own conclusion। तो जो राइटर नरेशन करेगा वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव रह के करेगा, ठीक है, मतलब किसी भी कैरेक्टर्स में अपनी पर्सनल फीलिंग डालने की कोशिश नहीं करेगा। जो चीज़ वो बताना चाहता है, जैसा उसको सोसाइटी दिख रही है उससे ही डील करेगा, ठीक है। डिटैच रहेगा, इम्पार्शियल वॉइस रहेगा, मतलब अपना पार्ट ना ले उस नरेशन में, ऐसा। प्रेजेंटिंग इवेंट्स एंड करेक्टर विथाउट ओवर्ट ऑथोरियल बैस, बिना पक्षपात के जैसा उसको लाइव दिख रही है, जैसा उसने ऑब्जर्व किया है उसको बताएगा। इमोशनल इम्बेलिशमेंट नहीं रहेगा, मतलब कोई सजावट धजावट नहीं की ज़रूरत से ज़्यादा आइडियलाइजेशन कर दिया, ऐसा नहीं होगा, जिससे कि रीडर्स खुद उस स्टोरी को पढ़ के अपना कंक्लूजन निकाल सकें। और फोकस ऑन एवरीडे लाइफ, पहले भी हम लोग ने इसे देखा कि एवरीडे लाइफ जिस चीज़ से डील होती है उससे रहेगा। स्टोरी सेंटर्स ऑन द मंडेन मतलब होता है वर्ल्डली थिंग्स जो आए दिन आप लोग देखते हो उससे। एंड रिलेटेबल एक्सपीरियंस ऑफ कॉमन पीपल से डील करेगा, हम लोग ने पहले ही बताया। इंक्लूडिंग मिडिल एंड वर्किंग क्लास इंडिविजुअल्स, मेनली मैंने बताया मिडिल क्लास इंडिविजुअल से डील करेगा। रेदर देन हीरोइक आर एरिस्टेटिक फिगर, तो जो पहले के जो वर्क्स रहते थे हीरोइक या फिर अरिस्टोक्रेटिक फिगर से डील करते थे। हीरोइक मतलब कोई किसी जिसको आप हीरो बना रहे हो उसमें आम लोगों से ज़्यादा पावर है, या फिर वो क्या बड़ी फैमिली से किंग या फिर क्वीन का बेटा है, ऐसे टाइप का रहता था। तो ऐसा नहीं, इसमें जो हीरो रहेगा, प्रोटेगनिस्ट जो रहेगा, एक कॉमन पर्सन रहेगा, और जैसे कॉमन पर्सन में जैसे कैपेबिलिटीज़ रहती हैं वैसी ही रहेगा, वो वैसी एबिलिटीज़ रहेंगी, वैसे ही सोचेगा, वैसे ही डिसीजन लेगा। सो फोकस ऑन एवरीडे लाइफ, मिडिल क्लास पीपल के ऊपर डील करता है, ऐसा याद रखना। इसमें ऑब्जेक्टिव नरेशन हो गया। फिर डिटेल डिस्क्रिप्शन, देखो जो भी चीज़ बताई जाएंगी उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा। इम्फेसिस ऑन प्रिसाइज विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ सेटिंग जहाँ पर भी डील हो रहा है उस प्लेस को बताया जाएगा अच्छे से, करेक्टर्स अच्छे से रिप्रेजेंट किए जाएंगे।
टू क्रिएट अ सेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी, स्पष्टता दिखाने के लिए ऑफन इनकॉर्पोरेटिंग रीजनल डायलेक्ट्स, कई बार इसमें रीजनल डायलेक्ट्स का भी यूज़ किया जाता है जिससे आप डायरेक्ट उस जगह से डील कर सको। जैसे अलग अलग क्षेत्र जो एरियाज रहते हैं उनका अलग अलग डायलेक्ट्स रहता है, तो एक पर्टिकुलर डायलेक्ट का मैं यूज़ करूँ तो आप लोग समझ जाओगे कि हाँ इस जगह का पर्सन है, तो आप लोग ज़्यादा उससे कनेक्ट हो पाओगे। सोशल कस्टम्स एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, तो उस जगह के जो सोशल कस्टम्स हैं और उस जगह का अगर कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट रहा है वो सब चीज़ें का डिटेल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए उसमें। एवरीडे लाइफ से डील करेगा और ऑब्जेक्टिव नरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट सोशल कमेंट्री होगी। सोशल कमेंट्री मतलब जो सोसाइटल इश्यूज हैं उससे डील करेगा। हाईलाइट सोसाइटल इश्यूज सच एस क्लास इन इक्वालिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पुअर्टी एंड जेंडर। समाज में यही सब प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे क्लास इनक्वालिटी हो गया, अनटचेबिलिटी वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सोशल इश्यूज, सोसाइटल इश्यूज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पुअर्टी, जेंडर रोल्स, ऐसे जो सोसाइटल इश्यूज हैं इन पे क्या करेगा, ये क्रिटिक करेगा। ओके, क्रिटिक फ्लॉज इन सोसाइटी थ्रू रियलिस्टिक सिनेरियोज, अवॉइडेंस ऑफ मेलोड्रामा, कोई किसी भी तरह का मेलोड्रामा नहीं होगा इसमें। रिजेक्ट सेंसेशनल प्लॉट्स, कोइंसिडेंस जैसे रोमांटिक नॉवेल्स वगैरह में होता है, आर रोमांटिक एक्सेसिवनेस इन फेवर ऑफ प्लॉसिबल कॉज एंड इफेक्ट ड्राइवन नैरेटिव्स, तो मेलोड्रामा नहीं होगा। और जो कोइंसिडेंस के थ्रू जैसे हो जाता है, जैसे हम लोग मूवी वगैरह में देखते हो कि कोई चीज़ ऐसे करके कोइंसिडेंस जैसे ज़्यादा होता है ना, उसमें एक पर्सन यहाँ गया और उसको मिल गया ऐसे टाइप का, तो वो सब चीज़ें नहीं होंगी। रियल लाइफ में ऐसा होती है क्या? नहीं। तो रियलिस्टिक नॉवल में ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी आपको जिस पे आप डायरेक्ट बिलीव कर सको, ओवर नहीं लगेगा कुछ भी चीज़। अब मेजर राइटर्स पे डील करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। आई एम श्योर कि इतने में आप लोग के जो रियलिज़म का कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब इम्पोर्टेंट राइटर से डील करेंगे और इम्पोर्टेंट वर्क पढ़ेंगे उनका। तो ये जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं इनकी समरी आपको पढ़नी है और ये राइटर्स आपको डेफिनेटली याद रखना है कि रियलिज़म से रिलेटेड है। फर्स्ट राइटर हैं गुस्तेव फ्लॉबर्ट, जो फ्रांस से हैं। इन ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ लिटरेरी रियलिज्म। तो गुस्तेव फ्लॉबर्ट भूलना है क्या? बिल्कुल नहीं भूल रहा है। होनरे दी बेल्जेक, प्रिकर्सर ऑफ रियलिज्म। गुस्तेव फ्लॉबर्ट फादर ऑफ लिटरेरी रियलिज्म। तो गुस्तेव फ्लॉबर्ट निफी नहीं बोल सकते हैं। इनका मेन वर्क है इसमें मैडम बोवरी। मैडम बोवरी पब्लिश कब हुआ, विद पब्लिकेशन ईयर याद रखना है और हर एक वर्ग। मैडम बोवरी 1857, मैडम बोवरी 1857 बाय गुस्तेव फ्लॉबर्ट। इसकी समरी भी पढ़नी है आपको। इसमें एमा बोवरी, चार्ल्स बोवरी घर के कैरेक्टर्स हैं। जो एमा बोवरी रहती हैं उनका मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह होता है। एक पहले तो रोअल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, फिर आगे चल के इनकी शादी चार्ल्स बोवरी से होती है, उनकी सेकंड वाइफ होती है एमा बोवरी। तो ये ऐसी स्टोरी है, आप लोग पढ़ना उसको, ठीक है। आपको मैडम बोवरी पढ़ के ही जाना है। मेटिकुलसली डिपिक्ट्स द बोर्डम एंड डिसइल्यूजनमेंट ऑफ प्रोविजनल लाइफ, जो प्रांतीय लाइफ रहती है उस के बोर्डम और डिसइल्यूजनमेंट से डील करता है। फोकसिंग ऑन द फ्लॉड प्रोटेगनिस्ट, तो इसमें की जो प्रोटेगनिस्ट है फ्लॉड है, उसकी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, कि एक से मतलब सबसे पहले तो उसकी डिज़ायर्स रहती है कि अमीर लोगों वाली, क्योंकि लोअर क्लास से बिलोंग करती है। फिर चार्ल्स बोरी से शादी होती है तो थोड़ी बहुत उसकी जो डिज़ायर्स हैं वो पूरी होती हैं। उसके बाद फिर वो बोर होने लगती हैं चार्ल्स के साथ, तो फिर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है एक पर्सन के साथ। ऐसे ऐसे करके थोड़ी है स्टोरी, आप लोग पढ़ना। लियो टॉल्स्टॉय याद रखना है, राइटर का नाम लियो टॉल्स्टॉय। मास्टर ऑफ साइकोलॉजिकल रियलिज्म कंसीडर करते हैं लियो टॉल्स्टॉय का। इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है एना करेनिना, जो पढ़ के ही जाना है आप लोग को इसकी समरी। एना करेनिना पब्लिश्ड इन 1877 एंड वार एंड पीस इन 1869, explores moral dilemmas, family dynamics, historical events with profound character insight and social critique। फिर है फ्योदोर दोस्तोवस्की, ये भी रशियन राइटर हैं। इम्फेसाइज साइकोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल रियलिज्म, नॉवेल्स सच एज क्राइम एंड पनिशमेंट, ये वाला भी वर्क पढ़ के जाना है, याद रखना है पब्लिकेशन ईयर के साथ 1866, ठीक है। पहले वर्क बताता हूँ। मैडम बोवरी 1857 बाय गुस्तेव फ्लॉबर्ट, एना करीना 1877 बाय लियो टॉल्स्टॉय, वॉर एंड पीस 1869 बाय लियो टॉल्स्टॉय, फ्योदोर दोस्तोवस्की क्राइम एंड पनिशमेंट 1866 बाय फ्योदोर दोस्तोवस्की। ओके, सभी वर्क विद पब्लिकेशन ईयर्स और ऑथर का नाम तो पता ही होना चाहिए कि इनका है बोल के। नेक्स्ट वर्क जॉर्ज इलियट, तो हम लोग को पूरा ही पढ़ना है। जॉर्ज इलियट का चीफ वर्क है रियलिज्म में मिडिल मार्च,
पब्लिश्ड बिटवीन 1871 टू 1872। इनका रियल नेम मेरी एन इवांस था, वुमेन राइटर हैं। आपको पता होगा जॉर्ज इलियट के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो पोर्ट्रेस इंट्रिकेट सोशल रिलेशनशिप एंड पर्सनल ग्रोथ इन प्रोविजनल इंग्लिश टाउन। ये भी प्रोविजनल इंग्लिश टाउन में जो एक्सपीरियंस है पर्सन का, उससे डील करता है। ब्लेंडिंग रियलिज्म विथ मोरल फिलोसफी। चार्ल्स डिकन्स ट्रांजिशनल टुवर्ड्स सोशल रियलिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है चार्ल्स डिकन्स, तो बिल्कुल मिस नहीं करना है आपको। इन लेटर वर्क्स लाइक हार्ड टाइम्स, पढ़ के ही जाना है, इसके अंदर से भी क्वेश्चंस आएगा। ग्रेट एक्सपेक्टेशन अनदर इंपॉर्टेंट वर्क 1861, इसके अंदर से भी क्वेश्चन आएगा। एक्सपोजिंग इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन एंड क्लास डिस्पैरिटीज थ्रू विविड कैरेक्टर्स एंड सेटिंग्स। मार्क ट्वेन का द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन, और दूसरा एक वर्क है द एडवेंचर ऑफ टॉम सायर। ये दोनों वर्क आपको मार्क ट्वेन के घर के ही जाने हैं नेट के लिए। पायनियर ऑफ अमेरिकन रियलिज्म कंसीडर किया जाता है। द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन 1884। वर्कुलर लैंग्वेज का यूज़ करते हैं अपने नॉलेज में, रीजनल डिटेल्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। क्रिटिक रेसिज्म, हैपोक्रेसी एंड मोरल ग्रोथ, ठीक है, इसमें रेसिज्म, हैपोक्रेसी और मोरल ग्रोथ अलॉन्ग विथ मिसिसिपी रिवर। ओके। हेनरी जेम्स focused on psychological realism and international themes। साइकोलॉजिकल रियलिज्म एंड इंटरनेशनल थीम से डील करते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, अगेन इम्पॉर्टेंट वर्क जो नहीं छोड़ सकते हैं। पब्लिश्ड इन 1881। एग्जामिन्स कल्चरल क्लासेस एंड पर्सनल फ्रीडम विथ सटल इंट्रोस्पेक्टिव नरेशन। तो ये जो वर्क इनका द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी एग्जामिन करता है कल्चरल जो क्लासेस होते हैं दो कल्चर्स के बीच, एंड पर्सनल फ्रीडम विथ सटल इंट्रोस्पेक्टिव नरेशन। ओके। सो इम्पॉर्टेंट राइटर्स यहाँ जितने भी बताए हैं और उनके जो इतने इम्पॉर्टेंट वर्क हैं वो सभी आपको पढ़ के जाना है रियलिज्म में कमांड लेने के लिए, क्योंकि रियलिज्म एक थ्योरी है। उस थ्योरी का सीधा सा मतलब है एवरीडे लाइफ के पर्सन से और रियलिटी को बताएगा सोसाइटी के। तो थ्योरी तो आसान है, पर इनके अंदर के जो राइटर्स हैं और राइटर से रिलेटेड वर्क्स हैं वो अपने को माइंड में बैठा के रखना है और उनकी समरी अच्छे से पढ़ के जानी है, क्योंकि ये रियलिस्ट वर्क जितने भी हैं उनके अंदर से क्वेश्चन आता है। तो थैंक यू। हम लोग के रियलिज्म का ये वाला वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।